नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं मधुश्री हिंदी पाठमाला मधुबन पब्लिकेशन से कक्षा 8 की पुस्तक से एक कविता जो पाठ 5 से है। ये कविता पाठ 5 में 2 कविताएं हैं बच्चों। मैंने कहा पेड़ और दूसरी कविता है हमारी बूढ़ी पृथ्वी का दुख। तो आज हम कविता मैंने कहा पेड़ को पढ़ेंगे और इस कविता के कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो बच्चों, कविता पढ़ने से पहले ये ज़रूरी होता है कि आप कवि का परिचय ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कवि के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आजकल लुप्त होती जा रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं कवि का परिचय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 17 मार्च 1911 से 4 अप्रैल 1987 तक का इनका समय था। इनका उपनाम पेन नेम इनका अज्ञेय था। लोग इन्हें अज्ञेय कहकर बुलाते थे। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण 4 वर्ष जेल में रहे। साप्ताहिक दिनमान और नवभारत टाइम्स के संपादक रहे। दिनमान और नवभारत टाइम्स बच्चों पत्रिकाएं थी। सैनिक, नया प्रतीक आदि पत्रिकाओं के संपादन के साथ साथ सप्तक परंपरा की शुरुआत की। मतलब सप्तक जो परंपरा थी हिंदी साहित्य में, वो इन्होंने ही शुरू करी थी, जिनमें तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक के प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की प्रतिनिधि कविताएं संकलित हैं। कुछ प्रमुख रचनाएं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप उपन्यास है, एक बूंद सहसा उछली ये यात्रा वृत्तांत है, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी कहानी संग्रह है इनका। पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें 1964 में सम्मानित किया गया, जिसके लिए, और आंगन के पार द्वार इस कृति के लिए इन्हें 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1968 में कितनी नावों में कितनी बार इस कृति के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, शुरू करते हैं कविता मैंने कहा पेड़। ठीक है, तो ये कविता अज्ञेय जी द्वारा रचित है और अज्ञेय जी द्वारा रचित इस कविता जो है ये एक प्रतीकात्मक कविता है। ठीक है, इसमें संवाद दिखाया गया है कवि का एक पेड़ के साथ। तो इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो पेड़ की सहनशीलता, उसकी विनम्रता, आत्मनिर्भरता का वर्णन करते हैं। पेड़ को कविता में आंधी पानी में अडिग रहने का श्रेय दिया गया है, लेकिन पेड़ क्या करता है, वो इस श्रेय को स्वयं न लेकर के नामहीन मिट्टी और जड़ों को इसका श्रेय देता है। कहता है इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। तो यहाँ पर कवि पेड़ की सहनशीलता, उसके धैर्य, उसकी विनम्रता और उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को इस कविता के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कवि का पेड़ के साथ संवाद। तो बच्चों, यहाँ पर क्योंकि कवि का पेड़ के साथ संवाद हो रहा है, तो पेड़ जो है एक निर्जीव वस्तु है और इस प्रकार से सजीव की तरह वह संवाद नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, कविता की पंक्तियाँ देखिए बच्चों। मैंने कहा पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो। तो कवि जो है पेड़ से बातचीत करते हुए कहता है, पेड़ से कहता है कि पेड़ तुम इतने बड़े हो, अर्थात इतने विशालकाय हो, इतने बड़े हो, इतने कड़े हो। इतने कड़े का यहाँ मतलब है मजबूती से है बच्चों। और यहाँ पर मजबूती जो है पेड़ की बाहरी मजबूती से नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मजबूती उसके धैर्य से है, उसका आत्मविश्वास से है कि वो इतनी मजबूती से सभी परिस्थितियों में जो भी विपरीत कंडीशंस हैं, जो भी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं उसके जीवन में, आंधी पानी तूफान बारिश सूखा, सबको वो झेलते हुए
बड़ी ही मजबूती से खड़ा रहता है। तो यहाँ पर कड़े शब्द का प्रयोग इसी के लिए हुआ है। तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो। ना जाने कितनी शताब्दियों से आंधी पानी, ना जाने कितने 100 वर्षों में के आंधी पानी में, अर्थात कितनी ही 100 वर्षों में कितनी ही शताब्दियाँ चली गई, कितनी ही शताब्दियों की आंधी और पानी को तुमने अपने शरीर पर झेला है, अपने ऊपर झेला है। सिर ऊंचा किए अपनी जगह अड़े हो, फिर भी सिर ऊंचा करके बड़े आत्मविश्वास के साथ अडिग रूप में सारी विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए भी पूरे आत्मविश्वास के साथ तुम यहाँ खड़े हो। सूरज उगता डूबता है, चांद भरता छीजता है। अब कवि कहता है कि इतनी शताब्दियों से तुम इस धरती पर खड़े हो और इन दिनों में, इतने समय में कितनी बार सूरज उगा होगा, अर्थात प्रतिदिन सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, और कितनी बार सूरज उगता है और डूबा होगा। चांद भरता छीजता, और चांद जो है कितनी बार भरता अर्थात बढ़ता है, छीजता मीन्स कम होता है। ठीक है, तो चांद कैसे कम होता है और बढ़ता है? तो बच्चों, चंद्र कलाएँ होती हैं जिसके अंतर्गत जो चांद है वो पहले 15 दिन यानी शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और फिर कृष्ण पक्ष आता है, अगले 15 दिन में चांद जो है घटता है। तो कवि कहता है कि कितनी बार चांद ने अपने आकार को बदला होगा, कभी आकार में कम होता होगा और कभी आकार में ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। ऋतुएं बदलती हैं, मेघ उमड़ता पसीजता है। ऋतुएं जो हैं बदलती हैं, कितनी बार, इतने समय में कितनी बार तुम्हारे जीवन में ऋतुएं बदली होंगी। ऋतुएं यानी 6 ऋतुएं होती हैं भारत में, सर्दी, गर्मी, बरसात, हेमंत, शिशिर और बसंत। तो ये 6 ऋतुएं अपने अपने समय के साथ साथ आती रहती हैं एक एक करके। और पसीजता का मतलब होता है दया आना, पसीज जाना, मन पसीज जाना, ऐसा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर पसीजना का मतलब है जल से मतलब है कि पानी का बरसना। तो मेघ जो है कितनी बार ऋतुएं बदलती होंगी, मौसम बदले होंगे। और बादल, मेघ बने बादल, कितनी बार उमड़े घुमड़े होंगे। ठीक है, वर्षा हुई होगी, कितनी बार बादल उमड़े घुमड़े होंगे। परंतु तुम इन सभी परिस्थितियों की मार को झेलते हुए, बहुत ही तुम सब सहते हुए, सब कुछ सहते हुए, सारी परिस्थितियों को, मार को सहते हुए संतुलित रूप में, ठीक है, ना कभी खुशी ना कभी गम वाली परिस्थिति, संतुलित बैलेंस जीवन। ठीक है, शांत और धीर रहते हुए, धैर्यपूर्वक, विनम्र भाव से, शांत भाव से खड़े हो। इतनी परिस्थितियों को झेलते हुए भी सूरज देखिए बदलता रहता है, चंद्रमा बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, मेघ आते जाते रहते हैं, लेकिन जो पेड़ है वो अपनी स्थान पर अडिग सभी परिस्थितियों को झेलते हुए खड़ा रहता है। विनम्र हरियाली से ढके। अब यहाँ पर विनम्रता क्या बताई जाती है कि इतनी परिस्थितियाँ आती हैं, सूखा, बरसात, गर्मी, सर्दी, ठीक है, सुबह शाम, दिन रात, ये सभी परिस्थितियों में, सभी समय पर जो पेड़ है इनको झेलते हुए, तो भी इसके शरीर पर जो है हरी भरी पत्तियाँ यानी हरियाली सदैव रहती है, अपने ऊपर ये हरियाली को कायम रखता है, अर्थात सदा हरा भरा रहता है इतनी परिस्थितियों के बाद भी। अब यहाँ पर हरियाली का मतलब बच्चों विनम्रता से है। ठीक है, इतनी परिस्थितियों के बाद भी जो पेड़ है वो विनम्र रहता है, अर्थात हरियाली को लिए हुए रहता है। तुम सब सहते हुए धैर्यपूर्वक खड़े रहते हो और अपनी पत्तियों की हरियाली से ढके रहते हो, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में तुम अपने स्वभाव को कायम रखते हो। ठीक है, विनम्र रखते हो, शांत रखते हो, संतुलित रखते हो। ठीक है, अब बाहर से तो जो पेड़ है वो हरियाली से भरा होता है, अर्थात विनम्र और कोमल होता है, लेकिन भीतर से वो बहुत मजबूती से, आगे देखिए इसमें लिखा है, पर भीतर ठोठ कठेठ खड़े हो,
ठोट का ठेठ का मतलब यहाँ मजबूती से है। तो कवि कहता है कि बाहर से तो तुम हरे भरे दिखते हो, बहुत नाजुक से और हरे भरे, विनम्र और शांत दिखते हो, लेकिन भीतर से तुम उतने ही मजबूत होते हो। क्योंकि तुम भीतर से मजबूत हो, इसलिए जो है इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी खड़े रहते हो, अडिग रहते हो। तो मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, समय बदलता है, अच्छी और बुरी सभी परिस्थितियों में सारी परिस्थितियों को तुम झेलते हो, लेकिन तुम्हारा संतुलन बना रहता है। तो कवि ये कहता है कि इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन से सीख लेनी चाहिए, पेड़ के जीवन से सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में बिल्कुल वृक्ष की तरह ही अडिग रहना चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें अपना धैर्य, अपनी सहनशीलता, अपने जीवन के संतुलन को नहीं खोना चाहिए। अब आगे देखिए, कह रहा है कवि, कांपा पेड़ मरमरित पत्तियाँ, बोली मानो नहीं नहीं नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो। अब यहाँ पर जो कवि है, पेड़ से उसके कई 100 सालों से खड़े होने का कारण पूछता है, और पूछते हुए जब पूछता है कारण कि तुम इतने सालों से, इतनी सदियों से, शताब्दियों से ऐसे ही खड़े हो, बिना हिले डुले, अडिग सभी परिस्थितियों में, सभी स्थितियों को झेलते हुए, तो पेड़ कहता है कि इस प्रकार अपनी प्रशंसा सुनता है ना, तो पेड़ कहता है कि क्या कहता है, कांपा पेड़ मरमरित पत्तियाँ, बोली मानो नहीं नहीं नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो। तो कवि पेड़ जो है अपनी प्रशंसा सुनकर कहता है कि कहता कैसे है, देखिए जब ये सब सुनता है कवि, तो पेड़ की जो पत्तियां हैं वो मरमरित होने लगती हैं, हिलने लगती हैं, उनमें सरसराहट होने लगती है। मरमरित का मतलब है उसमें सरसराहट होना। तो पेड़ की पत्तियां कंपन के साथ और मरमरित ध्वनि में, अर्थात एक दूसरे से खुसर खुसर करते हुए, एक दूसरे से सरसराहट के साथ क्या कहती हैं, मुझे मेरी सदियों से खड़े होने का श्रेय मत दो। अब पेड़ कहता है कि ये जो पत्तियां जो है आपस में खुसफुसाहट करती हैं, आपस में बातचीत करती हैं, इसको सरसराहट बोला है कवि ने, मरमरित बोला है, कंपन बोला है पत्तियों का। बोली कि मानो कि इसका जो इतने सालों से मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, इसका श्रेय मुझे मत दो, इसका श्रेय मैं लेने लायक नहीं हूँ। यह जो है सरासर झूठ है, झूठा, ये जो प्रशंसा है सरासर झूठी है, इसका श्रेय मुझे मत दो। मैं तो बार बार झुकता, गिरता, उखड़ता, क्योंकि मैं तो बार बार झुक सकता था, गिरता, गिर सकता था, उखड़ता, उखड़ सकता था, या कि सूख ठूंठ हो के टूट जाता, और या फिर सूख करके ठूंठ बन जाता और फिर गिर जाता। ठीक है, श्रेय है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को जाता है। कहता है परंतु मैं इतनी परिस्थितियों में, सभी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में मैं अडिग होकर खड़ा रहा, इसका श्रेय मुझे नहीं जाता, इसका श्रेय मेरे पैरों तले जो मिट्टी है उसको जाता है। क्योंकि इस मिट्टी में ही, जिसमें ना जाने कहाँ मेरी जड़ें खोई हैं, ऊपर उठा मैं उतना ही आकाश में, जितना कि मेरी जड़ें नीचे दूर धरती में समाई। कहता है कि क्योंकि मैं इस मिट्टी में ना जाने कहाँ तक जो मेरी जड़ें हैं पेड़ की वो धसी हुई हैं, जिसके कारण मैं इतनी मजबूती से आज इतने सालों से, इतनी सदियों से अडिग खड़ा हूँ। यानी ये होता है ना कि पेड़ की जड़ें जितनी मजबूत होती हैं उतना ही पेड़ मजबूत होता है। तो पेड़ भी यही कहता है कि मेरी जड़ें ना जाने कहाँ तक मिट्टी में धसी हुई हैं, कितनी मजबूती से खड़ी हुई हैं, इसलिए मैं आज उनकी वजह से मजबूती में खड़ा हूँ, इसलिए इसका श्रेय मुझे मत दो। ऊपर उठा हूँ उतना ही आकाश में, जितना कि मेरी जड़ें नीचे दूर धरती में समाई हैं। अर्थात कवि कहता है कि पेड़ कहता है कि मैं ऊपर इसलिए लहरा रहा हूँ, इतनी ऊंची टहनियाँ, मेरी उतनी ऊंची डालियाँ इसलिए हैं क्योंकि मेरी जड़ें जो हैं बहुत मजबूत हैं, दूर धरती में समाई हुई हैं। मेरा सारा श्रेय जो है और मेरी
मुझे मत दो इस प्रशंसा का श्रेय किसको है, नामहीन। श्रेय कुछ मेरा नहीं जो है इस नामहीन मिट्टी का, ये सारा श्रेय जो है मेरा नहीं है, ये इस नामहीन मिट्टी को जाता है। अर्थात वह नामहीन मिट्टी प्रशंसा के योग्य है, नाम के योग्य है, महत्वपूर्ण है, जो इस मिट्टी का ही महत्व है, जिसके कारण जिसने मुझे इतनी सदियों से, इतनी शताब्दियों से संभाले हुआ है। नहीं तो मैं कब का गिर जाता, ठूंठ बन जाता, ख़त्म हो जाता और धरती में समा जाता। लेकिन ये किसकी कौन प्रशंसा के योग्य है, इस मिट्टी, ये मिट्टी जिसके अंदर मेरी जड़ें समाई हुई हैं और इन जड़ों के कारण ही मैं इतना मजबूत हूँ कि सदियों से आंधी पानी को झेल रहा हूँ। तो बच्चों, अब इस पेड़ के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि यानी यदि हम अपने जीवन में सफल हुए हैं तो इस सफलता का जिम्मेदार या इसका श्रेय केवल हम ही को नहीं लेना है, बल्कि हमारे आसपास की परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार होती हैं, हमारे आसपास के लोग भी जिम्मेदार होते हैं हमारी सफलता के लिए, और हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का ही हाथ होता है जो हमें इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, हमें सहारा देते हैं और हम अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। और यदि यही हमारी जो सफलता के हैं प्रेरक तत्व होते हैं, ठीक है, जिनसे हम प्रेरित होकर के आगे बढ़ते हैं, जीवन में सफल होते हैं, चाहे फिर वो हमारे माता पिता हों या फिर हमारे दोस्त हों, मित्र हों, तो हमें हमेशा उन्हें याद रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ये यदि जीवन में सफल हो गए, यदि हमें सफलता मिल गई तो उसका श्रेय सिर्फ अपने आप को देते हैं, अर्थात वो क्या होते हैं, अभिमानी हो जाते हैं, अहंकार आ जाता है उनमें। तो इसलिए हमें अभिमानी नहीं बनना चाहिए सफलता प्राप्त करने के बाद, और आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अब पेड़ कहता है कि इस पूरी प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति के जो तत्व हैं, प्राकृतिक तत्व हैं, उसका हमारे जीवन में बहुत योगदान होता है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। तो यहाँ पर भी इन पंक्तियों में भी प्रश्न, जो पेड़ है वो कवि के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, देखिए, और हाँ, इन सब उगने, डूबने, भरने, छीजने, बदलने, मलने, पसीजने, बनने मिटने वालों का भी क्षतियों से मैंने बस एक सीख पाई है, जो मरण धर्मा है वे ही जीवनदायी हैं। तो पेड़ जो है उत्तर देते हुए कहता है कि हाँ, इन सब उगने और डूबने, यानी सूरज जो है उगता है प्रतिदिन और अस्त हो जाता है, यानी कि सूरज और उगने से और डूबने से इस तरह से कौन सी प्रतिक्रिया होती है, पेड़ जो है इसी के सूरज की रोशनी से ही क्या करते हैं, पेड़ भोजन बनाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। तो सूरज का उगना डूबना कितना महत्वपूर्ण है पेड़ों के लिए। दूसरी चीज़, भरने और छीजने, यानी कि चंद्रमा जो है, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, चंद्रमा के घटने और बढ़ने से कभी चंद्रमा भरने लगता है यानी बढ़ने लगता है, और कभी छीजने लगता है यानी घटने लगता है, कम हो जाता है आकार में। तो इससे क्या होता है, वातावरण में शीतलता बनती है, और पेड़ जो हैं इस प्रकार चंद्रमा के बढ़ने और घटने से शीतलता प्राप्त करते हैं। फिर बदलने, मलने और पसीजने, बदलने यानी मौसमों के बदलने से, यानी ऋतुओं के बदलने से जो है पेड़ जीवन प्राप्त करते हैं, है ना। बसंत ऋतु में पेड़ हरी भरी पत्तियों से, फूलों से भर जाते हैं, ठीक है। तो मौसमों के बदलने का, फिर बादलों के बरसने का, यानी बादल जो हैं कभी उमड़ घुमड़ कर बरसते हैं, तो उससे उस पानी से पेड़ों की, वो पानी जो है पेड़ों की जड़ों को पोषित करते हैं, तो उससे भी पेड़ों को जीवन प्राप्त होता है। तो इसके बाद कवि कहता है बदलने, मलने, पसीजने, बादलों के बरसने से भी पेड़ों को जीवन प्राप्त होता है, बनने मिटने वालों का भी। अब यहाँ पर कवि कहता है कि अब ये सारी प्राकृतिक चीज़ें, प्रकृति के जो तत्व हैं, प्रकृति के जो उपादान हैं, ये जो हैं इन्होंने जीवन और मरण का चक्र जो है इस प्रकार इनका चलता रहता है, ठीक है। कभी ये उगती हैं, कभी ये डूब जाती हैं, तो इस प्रकार जो है ये जीवन मरण का जो चक्र है इनके, ये चलता रहता है, और ये चलता रह भी रहा है और चलता रहेगा भी आगे भी शताब्दियों तक।
शतियों से मैंने, शतियों से शताब्दियों से मैंने, ठीक है, सैकड़ों वर्षों से मैंने बस एक सीख पाई। अब कवि कहता है कि इस दुनिया में मृत्यु को प्राप्त होने वाले अर्थात जो मरणशील व्यक्ति हैं वही जीवन देने वाले होते हैं लोगों को। जो मरने के लिए तैयार होते हैं, जो अपना जीवन समर्पित कर देते हैं दूसरों के लिए, वास्तव में वही जीवन देने वाले होते हैं। यानी मरणशील व्यक्ति, जो मरण धर्मा है, वे ही जीवनदायी हैं। इस दुनिया में जो मृत्यु को प्राप्त होने वाले मरणशील हैं वह ही जीवन देने वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रकृति जो है एक ऐसा तत्व है, प्रकृति में चाहे कुछ भी हो बच्चों, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, लहरें, पानी, वृक्ष, कुछ भी हो, वो किसी ना किसी रूप में हमें जीवन प्रदान करते हैं। तो पेड़ भी कहता है कि मैं जो हूँ, मुझे अकेले श्रेय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले श्रेय लेने लायक नहीं हूँ, मेरे अकेले की प्रशंसा के लायक नहीं हूँ, बल्कि मेरे पीछे मेरी इस मजबूती के पीछे किसका, प्राकृतिक उपादानों का श्रेय है, उनको जाता है, प्राकृतिक उपादानों का हाथ है। और भी जो हैं, जो मेरे साथी संगी, उनको भी श्रेय देते हैं पेड़। तो यहाँ पर जो है कविता बच्चों ख़त्म हो जाती है आपकी। तो इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो प्राकृतिक उपादान है ना, पेड़ पौधे, धरती पे आपके सूरज, चंद्रमा, जो भी ईश्वर ने हमें प्रदान की हैं, उनके महत्व को समझना चाहिए, उनका महत्व समझना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि उनके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं उनके बिना, ठीक है। तो और उनके जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, प्रकृति से किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उन प्राकृतिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। ये मानव जीवन की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज़ हमें ये कविता बता रही है कि हमें अपनी सफलता का श्रेय केवल अपने आप को नहीं देना चाहिए, हमारे पीछे जो लोग हैं उनको भी सफलता का श्रेय देना चाहिए, क्योंकि हम आगे अकेले उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते थे। ये हमें ये कविता सिखाती है, ठीक है। हमारी सफलता में और भी लोगों का, माता पिता, दोस्त, गुरुजनों का, सभी का योगदान होता है और उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए, उनके उपकार को। तो सभी के साथ मिलजुल कर काम करना भी प्रकृति सिखाती है, मिलजुल कर रहना सिखा रही है यहाँ पर हमें प्रकृति, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं ना नारा, सबका विकास, सबके साथ सबका विकास, ठीक है। तो हम सभी का विकास तभी होगा जब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये भी हमें तीसरी चीज़ हमें ये सिखाती है ये कविता कि हमें अपनी सीमा में रहना चाहिए, हमें अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए, ठीक है। उस दायरे के बाहर जो ईश्वर ने हमें प्रदान की है उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये है बच्चों कविता मैंने कहा पेड़, जिसमें पेड़ से संवाद कवि ने दिखाया है मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कविता समझ में आ गई होगी और कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न हो पढ़ने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ बच्चों। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।